गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949। तो आप बोर्ड में देख रहे हैं इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949 और इस अधिनियम को जो बनाया गया था तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है और इसके पीछे है जो क्या क्या है जो मुख्य मुख्य प्रावधान है। आज हमारा ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इसका ये जो कि इंडियन बैंकिंग एक्ट है 1949 है, तो इसका पहला पार्ट हम बना रहे हैं। तो इसके एक दो पार्ट और बनेंगे, तो जो प्रत्येक पार्ट है उसमें हम कुछ न कुछ चीजें हैं जो नई है जो ऐड करते हुए आपको कुछ नई चीजें बताना चाहेंगे। तो आज हम बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि की। तो जैसे कि आपने आरबीआई एक्ट देखा था, हमने उसमें भी पृष्ठभूमि का निर्माण किया था, इसी प्रकार से आज हमने इसमें भी पृष्ठभूमि का निर्माण किया। पृष्ठभूमि के बारे में जाने तो किस तरीके से ये जो कंपनी अधिनियम है जो बना है, बैंकिंग कंपनी अधिनियम है, इसके पीछे क्या 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 कितनी परेशानी आई है, किन किन ये जो परेशानियों में ये गुजरा है, कौन कौन से इसके सामने है जो नई दिक्कतें आई है और किन किन चीजों को फेस करते हुए अधिनियम बनाया गया है, उन सभी के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1913। तो सबसे पहले जो इंडियन कंपनी एक्ट है, ठीक है, बैंकिंग नहीं था, 1913 में कंपनी एक्ट है जो भारतीय कंपनी अधिनियम है जो बनाया गया था। इससे पूर्व किसी भी प्रकार से कोई बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग कंपनी से संबंधित किसी भी प्रकार का है जो कोई ऐसा अधिनियम पारित नहीं था और इसकी वजह से जमाकर्ता थे जो बैंकों से लिंक रखते थे उनकी बड़ी मात्रा में हानि भी होती थी और उनका जो व्यवहार था बैंकिंग कंपनी का वो काफी है जो संतोषप्रद है जो नहीं था। और इन सभी समस्याओं को मिटाने के लिए 1913 में जो इंडियन बैंकिंग एक्ट जो बनाया गया था, इसका उद्देश्य यही था कि जो बैंकों में जो लोग काम जो व्यवहार कर रहे हैं, जो पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो ग्राहकों का किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए 1913 में है जो ये एक्ट बनाया गया था। लेकिन इस पर भी बड़ी मात्रा में है जो कहे तो नियंत्रण नहीं था और बड़ी मात्रा में ग्राहक है जो इसमें भी कहीं न कहीं खामियां हैं जो उनका हर्जाना भरते रहे, ये मानिए आप इसमें। तो कहने मतलब है ये भी पूर्ण रूप से काम नहीं कर पा रहा था उस टाइम। इसके पश्चात आरबीआई एक्ट 1934 आ गया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आ गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो बैंकिंग कंपनियां है वो लगभग सारे इसी एक्ट के अंतर्गत है जो नियंत्रण में जो काम करने लगी थी। और इस तरीके से यदि देखा जाए तो आरबीआई जो एक्ट 1934 था, ठीक है, जो रिजर्व बैंक का जो नियम बना था उसमें काफी हद तक इसमें जो काफी सहूलियत होने लगी लोगों को, जिससे कि एक अच्छा एक्ट बन गया और लोगों के सामने है जो जमाकर्ताओं के सामने है जो एक सुदृढ़ जो व्यवस्था है उसका ऐसे संकेत मिलने लगा कि आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर है जो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेगा और इसमें जो खामियां हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से एक अच्छी शुरुआत हुई 1934 में। तो 1934 से पूर्व 1900 बात करें 13 की, तो 13 से पहले तो कुछ भी नहीं था। 13 के बाद 13 में आया कंपनी अधिनियम और उसके बाद में जो आरबीआई आ गया। तो आरबीआई है जो बैंकों को अपने नियंत्रण में लेने लगा और कुछ है जो इससे संबंधित बहुत सारे प्रावधान भी बनाए गए थे। तो हमने लास्ट वीडियो में इससे संबंधित चीजें बहुत सारे डिस्कस कर चुके थे, उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसी के बारे में करेंगे। उसके पश्चात यदि बात करें तो 1936, 39 और 44 में काफी इसमें संशोधन किए गए और संशोधन के बाद में इन जो बैंकिंग कंपनी अधिनियम है, सॉरी ये जो कंपनी अधिनियम है इसमें काफी प्रभाव देखने को मिला, ठीक है, और बहुत ही कहे ज्यादा अच्छे तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी जो पीछे जो कमियां चल रही थी उन पे काफी हद तक है जो नियंत्रण पा लिया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो कंपनी अधिनियम है इसमें काफी संशोधन किए गए और 1936, 39 और 44 में, और इस अधिनियम को सुचारू रूप से चलाने के लिए और भी काफी प्रयास किए गए। तो प्रयास हर जो देश है जो करता है अधिनियम बना करके अपने देश में बैंकिंग या कोई भी सेक्टर हो उसको संचालित करने में, तो इस पे काफी नियंत्रण है जो पाने का प्रयास किया गया। उसके बाद 17 जनवरी 1949 को भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम है जो इसकी जो स्थापना हुई। इससे पूर्व हम बात करें
तो 1936, 39, 44 ये जो दौर था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुद्रास्फीति है वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गई और इस तरीके से लोगों को जो बैंकिंग कंपनियां इधर थोड़ा सा भागने का प्रयास करना पड़ा। तो बैंकिंग कंपनियां है मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण इनको काफी मोटिवेशन मिला बैंकिंग कंपनियों को। और इधर है जो देश है जो इधर ध्यान मतलब इधर भी ध्यान देने लगा बैंकिंग कंपनी की ओर। तो इस तरीके से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था वो भी जो कंपनी अधिनियम है जो बैंकों के लिए जो अधिनियम बना था क्यों कंपनी वाला ही था, तो उधर है जो काफी इसको फायदा मिला था उससे मुद्रास्फीति के कारण। और 17 जनवरी 1949 को भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 की जो स्थापना कर दी गई और इसको जो लागू है ये अधिनियम पारित किया गया उस समय और लागू है जो इसको 16 मार्च 1949 को किया गया है। तो इस तरीके से अधिनियम 17 जनवरी को ये स्टार्ट हुआ, पारित हुआ, उसके पश्चात इसको लागू है संपूर्ण देश में 1949 में जो इसको कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये जो आज अधिनियम है जो ये 16 मार्च 1949 वाला ही है और ये जो आगे चल रहा है और इसमें भी थोड़े थोड़े संशोधन होते रहे समय समय पर। तो कुछ और भी संशोधन इसमें हुए, कुछ और भी इस पे वर्क हुआ है, तो उसकी भी बात करें हम तो सबसे पहले संशोधन 1965। तो सबसे पहले इसका नाम परिवर्तन किया गया। तो पहले जो इसका नाम जब अधिनियम पारित हुआ था तो इसका जो नाम था वो था भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 था, लेकिन एक संशोधन के द्वारा 1965 में इसका नाम परिवर्तन किया गया और जो नाम रखा गया था भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम इसका रख दिया गया। ठीक है, तो भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 का नाम रखा गया। तो नाम के साथ में ही 1965 में जो विशेष रूप से बात करें तो जो 7 समितियां थी, ठीक है, तो उनपे भी ये जो बैंक के रूप में जो 7 समितियां काम कर रही थी उनपे भी ये लागू होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस अधिनियम जो 1965 है जिसमें केवल नाम परिवर्तन नहीं था, साथ साथ में ये इसमें वो भी स्पेशल चीजें थी कि ये विशेष रूप से जो 7 समितियां है जो बैंक के रूप में काम कर रही है उनपे भी ये लागू होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 7 समितियों पर भी ये लागू होगा जो कि बैंकिंग व्यवसाय करती है। तो 1965 से जो 7 समितियां थी जो बैंकों की तरह व्यवसाय कर रही थी, बैंकों के रूप में जो काम कर रही थी, उन पर भी ये लागू हो गया। ठीक है, तो ये एक विशेष चीज है। 1965 में 7 समितियों पर भी इसका जो नियंत्रण होने लगा। और इसके पश्चात की बात करें 1949 से 65 के बीच में संशोधन हुए और काफी संशोधन हुए और विशेष रूप से जो संशोधन किससे संबंधित है, ये 7 जो समितियां उनसे संबंधित थे जो कि बैंकों के रूप में काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये 7 समितियां हैं जो ये साख का काम कर रही थी, यानी उधार का काम करती थी, लोगों को उधार दे रही थी और लगभग ये ग्रामीण परिवेश हमारा था। जो आज भी हमारा ज्यादातर हमारी जो अर्थव्यवस्था ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है, तो ग्रामीण परिवेश में लोग हैं जो बड़ी मात्रा में इनसे जो ऋण लेकर लेन देन का काम करते थे। तो इन पे भी नियंत्रण करना क्या है बहुत जरूरी था। यदि इन पर नियंत्रण नहीं होता तो कहीं न कहीं देश की जो मुद्रास्फीति है या जो मुद्रा पर जो नियंत्रण की बात करते हैं तो उस पर कहीं इसका विपरीत प्रभाव पड़ता। तो इसलिए इन पर नियंत्रण काफी आवश्यक था। तो बात करें तो इसमें क्या क्या मुख्य मुख्य काम रखे गए, तो सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना आवश्यक है। तो कोई भी जो 7 समिति है जो बैंक के रूप में, जो सहकारी बैंक हम आज का नाम सुनते हैं, हम सुनते हैं सहकारी बैंक है, सहकारी केंद्रीय बैंक इस तरीके से, तो जो सहकारी बैंक है या जो 7 समिति है जो बैंकों के रूप में काम करना चाह रही है, तो उनको क्या लेना पड़ेगा, रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना अनिवार्य है या आवश्यक है। इसके यदि लाइसेंस या यदि नहीं है किसी 7 समिति के पास तो वो बैंकिंग के रूप में जो अपना काम है वो नहीं कर सकती है। तो ये सबसे पहले इसमें जो मुख्य बात आती है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा किससे, आरबीआई से। क्यों? क्योंकि आरबीआई एक्ट के अंतर्गत ही इन सभी को लिया जाता है। हालांकि ये अलग से नियम है, लेकिन आरबीआई क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है इसलिए आरबीआई बैंकों का बैंक है और बैंक के रूप में जो भी कोई संस्था काम कर रही है तो उस पर तो नियंत्रण होगा ही उसका। दूसरा है बैंक, बैंकिंग एवं बैंकर शब्द का प्रयोग अनिवार्य करना। तो यानी कोई भी बैंकिंग कंपनी है या कोई भी समिति है, 7 समितियां हैं कोई भी किसी प्रकार से, तो उनके आगे बैंक जोड़ना होगा, यानी उसके जो समिति है उसका जो नाम होगा उसके आगे बैंक जोड़ना पड़ेगा या बैंकिंग जोड़ना पड़ेगा या बैंकर का जो है जो ये नाम जोड़ने पड़ेंगे। तो ये 3 नाम है जो सुझाए कि इससे क्या पता चल जाए कि ये जो संस्थाएं हैं जो बैंक के रूप में काम करती है। ठीक है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव साख समितियां इस तरीके से आती है, सहकारी साख समितियां,
तो बैंकिंग सहकारी साख समितियां या सहकारी बैंक, इस तरीके से जो नाम है, तो बैंक या बैंकिंग या बैंकर, ये जो नाम है, ये जोड़ने से ये आपको पता चलता है कि ये बैंक के रूप में काम करने वाली संस्थाएं हैं। तो इसलिए ये जो संशोधन है ये बहुत ही अच्छा रहा और इसमें अपने को पता चल जाता है कि ये जो संस्थाएं ये किसका काम कर रही है, बैंक के रूप में काम कर रही है। तो हमें पता चल जाता है इस चीज का कि ये बैंक का लेन देन करेगी, पैसे का लेन देन करेगी, या साख सुविधा उपलब्ध है, या खाते खोले जा सकते हैं, जमा कराए जा सकते हैं। तो वो सारी सुविधाएं जो बैंक के रूप में जो बैंक अन्य बैंक को देता है, उसी प्रकार से जो समितियां हैं ये भी बैंक के रूप में जो सुविधाएं देगी लोगों को। तो इस तरीके से ये एक अच्छा काम हुआ। उसके बाद में थर्ड पॉइंट बात करें, न्यूनतम प्रदत्त पूंजी एवं रक्षित कोष। ठीक है, तो जितनी भी ये सहकारी साख समितियां थी जो बैंक के रूप में जिनको काम करना था, इनको इनकी एक न्यूनतम प्रदत्त पूंजी वो और इनका जो रक्षित कोष है वो रखना आवश्यक होगा, जो कि आरबीआई तय करता है। तो आरबीआई ये समय समय पे क्या है, इसमें परिवर्तन करता रहता है, आरबीआई चेंज करता रहता है समय समय पे कि जो रक्षित कोष है, जो प्रदत्त पूंजी है, ये आपकी इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। और आरक्षित कोष में तो निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन होता ही रहता है साल दर साल। तो जो भी रक्षित कोष है, आरक्षित कोष है, वो जो भी रखा जाएगा आरबीआई के द्वारा, तो इन सभी बैंकिंग जो सहकारी साख समितियां हैं जो बैंक के रूप में जो काम कर रही है, इन सभी को वो मान्य होगा। और वो जो राशि है आरबीआई के पास या अपने पास है, क्योंकि ये दो प्रकार का होता है, एक कैश रेशियो, एक है जो एसएलआर होता है, ठीक है, लिक्विडेटरी जो से संबंधित होता है। तो कहने का मतलब ये दोनों जो रेशियो है, जो तरल अनुपात और जो नगद कोष अनुपात है, ये इनको दो ये है। तो जो तरल अनुपात है जो खुद बैंक अपने पास रखते हैं, नगद कोष अनुपात है जो आरबीआई पास रखना होता है। तो ये जो दोनों है, तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में जितनी भी इनकी जो अमाउंट तय की जाती है, ठीक है, जितना भी परसेंटेज तय किया जाता है उनके टोटल कुल जो बैंकिंग लेन देन है उनसे संबंधित होता है ये, तो वो सारा इनको अपने पास रखना होगा। तो इसी प्रावधान के साथ में जो बहुत ही एक सुदृढ़ जो है ना, इसको बोले ये बैंकिंग जो सिस्टम है वो सामने आने लगा। और ये जो साख समितियां, इन पे अच्छे से नियंत्रण भी होने लगा। और ये भी तय होने लगा कि जो बैंकिंग साख समितियां है जो अच्छे से काम करेगी, ठीक है, किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं करेगी, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं करेगी अपने व्यवसाय में। और इन पे अब जो नियंत्रण है वो किसका हो गया, आरबीआई का हो गया। तो आरबीआई का नियंत्रण होने के साथ ही ये जो सिस्टम है ये और भी ज्यादा क्या है, सुदृढ़ हो गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनमें काफी है जो सुधार हुआ है। तो कहने का मतलब ये तो इसकी पृष्ठभूमि थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।